नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों मिशन निवेश में पूरी जी जान से लगे हुए हैं। विदेशों के बाद मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर रोड शो या फिर बैठकें कर उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं और सीएम को मिशन निवेश में सफलता भी हासिल हो रही है। तमिलनाडु दौरे के दौरान अलग अलग कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हुआ है। 8 और 9 दिसंबर को राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। लिहाजा एक तरफ जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है तो दूसरी तरफ शासन निवेशकों से लगातार संपर्क कर रहा है। राज्य के मुखिया खुद कई देशों और देश के कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 64,725 करोड़ का करार हो चुका है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। समिट में वक्त है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने लक्ष्य के आसपास पहुंच सकती है। चेन्नई दौरे के दौरान निवेशकों को पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया है कि अगर आप उत्तराखंड में निवेश करते हैं तो अपने फैसले पर कभी पछतावा न करें। इन्वेस्टर्स समिट में कितने उद्योगपति निवेश करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हमारी ये भूमि है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर उत्तराखंड आएंगे तो आपको अपने जो आपका डिसीजन है उस डिसीजन पर कभी पछतावा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। इन्वेस्ट करने के लिए पूरी आज लोग भारत के अंदर तो खैर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोगों का रुझान इंडिया की ओर हुआ है, भारत की ओर हुआ है। हमारे देश के अंदर लोग आना चाहते हैं। आपके लिए भी पूरा भारत है, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन एक देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां काम करना जन्म लेने से भी ज्यादा बड़ा है। जिनका जन्म हुआ है वो तो है ही, भगवान ने उनको दिया है, लेकिन आपने वहां कर्म करने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है या आप आगे बढ़े हैं तो भगवान की आपके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा होगी। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। धामी का मिशन निवेश जो लगातार जारी है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है धामी सरकार। जो निवेश का लक्ष्य रखा गया है 8 और 9 दिसंबर को यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। देखना ये होगा कि कितना निवेश यहां पर धरातल पर उतरता है। लगातार मुख्यमंत्री इस पर काम कर रहे हैं। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरुषि सुंदरियाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। कुछ ही देर में डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, एक बड़ी उपलब्धि है अब तक जो निवेश आया है, इतने दौरे मुख्यमंत्री कर चुके हैं, किस तरीके से आप लोग इन दौरों को देख रहे हैं और कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड भारत के जो अग्रणी राज्य है उनकी श्रेणी में शुमार होना चाहिए। उस लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको चहुमुखी विकास की आवश्यकता है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो दिसंबर में यहाँ पर होना है उसके लिए मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद विदेशों में जाकर एमओयू साइन कर रहे हैं और पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह से उन्होंने एक स्टेप लिया है कि विदेशों में जाकर इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, देश के कोने कोने में जाकर इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। चेन्नई में भी गए, दिल्ली में मीटिंगें हुई, दुबई, लंदन, बहुत सारे कंट्रीज में मीटिंगें हुई और बहुत सफल मीटिंग अभी तक हुई हैं। और आप देखते हैं कि उसका नतीजा ये है कि 55,000 से ज़्यादा करोड़ का एमओयू यहाँ पर साइन हो चुका है और देवभूमि को इस प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री जी लेकर चल रहे हैं, ये लग रहा है कि हम जल्दी ही इसको प्राप्त कर लेंगे और अच्छा यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। और इन्वेस्टर काफ़ी लालायित हैं उत्तराखंड देवभूमि में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी, आरुषि सुंदरियाल जी, आप क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार हमलावर है, जो दौरे कर रहे हैं खास तौर पर मुख्यमंत्री धामी, लेकिन उसी बीच एक उम्मीद की किरण जागी है कि 64,000 करोड़ एक लक्ष्य की ओर बढ़ते धामी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि खबरों में तो शहर का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये बातें मुझे लगती किताबी हैं। आप देखिए, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी एक इन्वेस्टर सबमिट किया था। उसका निष्कर्ष क्या निकल के आया वो आपके सामने है। क्या निवेश हुआ है? अब पिछले दिनों जो इन्होंने किया है, 7 साल से यहाँ भाजपा को 7 साल होने को आ रहे हैं,
इन्होंने अभी तक क्या किया है? मुझे तो लग रहा है ये सैर सपाटा ज्यादा है। ये जो है जनता को कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के जो है बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि उत्तराखंड से बड़ी बड़ी कंपनियों ने पलायन किया है, यहाँ बड़े बड़े शटडाउन हुए हैं, यहाँ के लोग अचानक बेरोजगार हुए हैं। कुछ डेटा मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगी जी। मैं आपको बताना चाहूंगी 2000 सितंबर 2021 में सिटकुल में एचपी कंपनी अचानक शटडाउन करके गई है। एचपी कंपनी की फैक्ट्री अचानक शटडाउन करके गई है। वहां पर आपके पास 200 स्थायी और 300 से ज्यादा जो है वहां पे अस्थायी कर्मचारी थे। 500 लोग अचानक बेरोजगार हुए। उन्होंने धरने प्रदर्शन वगैरह खूब किए, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। 2022 में ये मैं सिर्फ आपको बड़े मामले बता रही हूँ जिनमें 5-10 वर्कर होते हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने मामले हैं। ये बड़े मामले में आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। सिटकुल की जो है एक वेलनेस कंपनी, वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी है जिसका नाम था जेडीएस करके था, एक वेलनेस कंपनी जिसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन था वहां पर। और ये जो कंपनी है ये 2022 में जून में शटडाउन हुई है। यहाँ पर 150 जो है स्थायी और 300 जो है अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने भी खूब धरने प्रदर्शन किए, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। और एक बहुत बड़ा मैं आपको बताती हूँ, एचटीएम कंपनी, एचएमटी कंपनी, सॉरी, एचएमटी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी जो स्टार्ट हुई थी 1953 में। इसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हल्द्वानी में लगाई गई थी, जिसकी खुद परमिशन जो है, जिसको जो है स्वीकृति दी थी इंदिरा गांधी जी ने 1982 में। और 1985 में जो है राजीव गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, जो कि भाजपा शासनकाल में शटडाउन हुई है। और एचएमटी की अगर हम बात करें तो एचएमटी वो कंपनी है जिसकी जो घड़ियां जो है देश विदेश में पहनी जाती थी और एज अ स्टेटस सिंबल पहनी जाती थी। तो ये हमारी हेरिटेज थी। तो इस तरह की जो हमारी हेरिटेज जो कंपनियां जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही थी, उनका शटडाउन होना भाजपा के कार्यकाल में, इसका मतलब ये है कि भाजपा का ध्यान जो है कहीं ना कहीं है ही नहीं इस चीज पे। कांग्रेस ने जो बनाया है उसे ध्वस्त करने में लगे हैं। और इसके अलावा मैं आपको छोटी छोटी कंपनियों की बात बताऊं जो एमएसएमईज हैं। मैम उसको डिस्कशन में लेते हैं, अभी मैं इनिशियल कमेंट्स आप लोगों से 18,000 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं, जिनसे की टर्नओवर जो हमें आ रहा था वो 600 करोड़ से ज्यादा आ रहा था। तो वो शटडाउन हुई है। उनको पहले आपके पास जो है उसे तो बचा लीजिए, पहले आप नया नया तो ले आएंगे, वो आके यहाँ टिके नहीं, क्या फायदा है ना? प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? एक जगह हम ये देखते हैं पुराने जो इन्वेस्टमेंट आए हैं वो कहाँ हैं, लेकिन जो नए निवेश के एमओयू साइन हो रहे हैं वो कुछ एक उम्मीद भी दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, अच्छा है। और यदि कोई व्यक्ति धाकड़ मुख्यमंत्री यदि एक्टिविटीज़ में है तो बहुत सुंदर बात है, सुखद है ये कि हमारा नौजवान माननीय मुख्यमंत्री देश विदेश में जाता है और इस राज्य के लिए संसाधन जोड़ने की बात करता है, तो ये सुखद है। यानी कि उनके दिल में जगह है, काम करने की जगह है। लेकिन थोड़ा सा उनको ये सलाह दे, जैसे सुंदरयाल बहन ने कहा कि जो चीज़ें ख़त्म हुई है क्या आप उनको फिर से शुरू करोगे? ये बड़ा सवाल है। देखो, आज विपक्ष ने एक अच्छी बात की है कि जो चीज़ें ख़त्म हुई है, पुरानी चीज़ों पे मत जाओ। राज्य बनने के बाद जो चीज़ें ख़त्म हुई है क्या आप दोबारा उसको शुरू करोगे? आप देख लीजिए कि मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि आईटी पार्क में जो आईटी पार्क बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि देश का सबसे बड़ा आईटी हब देहरादून होगा। और जिन्होंने बनाया उनका एक अपना नाम है, उस मुख्यमंत्री का अपना नाम है, उन्होंने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। और आज आप आईटी पार्क में जाओगे तो बैंकों को वो ज़मीन बेची जा रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि जो भी पैसा आप यहाँ लाएं, जो पुराने ढर्रे बिगड़े हुए ढर्रे हैं, जो गए वो लोग, देखो कंपनी तो एक ठेकेदार होता है, वो आता है काम करता है, लेकिन जो हमारे पास जो आपने रिसोर्स हमने खड़े किए हुए हैं उसको आप बदले की भावना से न करें। मेरा एक ही निवेदन है कि आज जो काम पाइपलाइन में आईटी पार्क को आप आईटी हब बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और आप बोल दीजिए कि कांग्रेस के लोग आए थे, उन्होंने चला नहीं पाए, हमने क्या इसको, और हम उनका समर्थन करते हैं। दूसरी बात, जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, उससे भी और माइक्रो लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा हो कि उन लोगों को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है जिसके रिसोर्स हमारे गवर्नमेंट के पास हैं। वो रिसोर्स कहाँ जा रहे हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है। हमारे सरकार के पास
बहुत सारी परियोजनाएं हैं समाज कल्याण की, जी एक भी परियोजना में 50% लोग उत्तराखंड के काम नहीं करते हैं। तो क्या आप ये पैसा लाएंगे? पैसा लाने के सीधा फंडा है, जनता को बता दीजिए ना कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं हम उनको फ्री में ज़मीन दे रहे हैं, बिजली का बिल 50% कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए आप 8 रुपए यूनिट और 5 रुपए यूनिट लगा रहे हैं। 5 से लेकर के 8 रुपए अलग अलग जगह का अलग अलग यूनिट लगा रहे हैं। तो आप ये तय कर दीजिए कि जो यहाँ निवेश करेंगे उनके साथ आपका क्या एग्रीमेंट होगा। सब कुछ आप लुटवा देंगे और 70% जो हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो हम लोग काम देना चाहते हैं लोग उत्तराखंड के लोगों को वो अब तक नहीं मिला। 20 साल 23वां साल शुरू है, अब तक 70% लोगों को हमारे उद्योगों में जो उत्तराखंड में उद्योग लगे हुए हैं उनमें नौकरी नहीं मिली, अस्थायी मिली। स्थायी नौकरी वाले अभी भी नहीं है जी। और हमारे सरकार में जितनी भी परियोजनाएं हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग परियोजनाएं अलग से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों में 20% लोग उत्तराखंड के काम नहीं करते हैं। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक ड्राफ्ट निकाल दीजिए, एक पब्लिकेशन निकाल दीजिए कि उत्तराखंड के यूथ जो पढ़े लिखे यूथ हैं नाकामी हैं, उनको काम करना नहीं आता है। तो या तो आप पहले अपनी तैयारी कर दीजिए, जो आप पूरे देश में एक्टिविटीज दिखा रहे हैं कि एक नौजवान मुख्यमंत्री, और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि एक्टिविटीज में है, पर आप अपना एक डाटा भी तैयार कर दीजिए कि पहले हमारे पास इतने बेरोजगार हैं, जो भी यहाँ निवेश करने आएगा, जो भी यहाँ काम करेगा उसके साथ ये एग्रीमेंट है हमारे। तो ये भी तय हो जाना चाहिए। और अगर एक्टिविटीज में तो सुखद है, होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस काम को करना चाहिए आगे और अच्छे ढंग से करना चाहिए। ठीक है पिरसाली जी, यहाँ पर जो बात यहाँ पर उठी है, पंचोली जी ने उठाई है कि यहाँ के ही रोजगार हैं, आप बाहर से भी लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को अस्थायी तौर पर अगर मिलता है रोजगार तो अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर अभी भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां अभी भी उत्तराखंड के युवकों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। लैंड बैंक की बात यहां पर सवालों के घेरे में थी कि आपने जो है लैंड बैंक तैयार किया था उन लोगों के लिए जिनको विस्थापित किया जाना था, या फिर उन उत्तराखंडियों के लिए जो कभी भविष्य में उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन आप अगर वो लैंड बैंक में हिस्सा जो है बाहर के उद्योगों को दे देंगे तो फिर तो हमारे खुद के जो उत्तराखंडी हैं उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस जो इन्वेस्टर समिट है जो एमओयू की जा रहे हैं उसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है जो उत्तराखंड के उद्योगपति हैं उनको तरजीह दी जा रही है। और जो ये एमओयू साइन है इसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और उत्तराखंड की किसी में पार्टनरशिप है, तो ऐसी कंपनी को भी देखा जा रहा है। क्योंकि ये जग जाहिर है कि हमारे पास उत्तराखंड में बहुत बड़े उद्योगपति नहीं लेकिन छोटे उद्योगपति हैं, उनको मिलाकर हम उनको भी शामिल करना चाहते हैं। और इस बार पहली बार विकास जो है उद्योग धंधे जो है पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे। तो 13 जिलों में एक बैलेंस बनाया गया है कि अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज को अलग अलग जिलों में लगाने का। आरुषि जी बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर लगे हैं वो बंद हो रहे हैं और कुछ कंपनी के उन्होंने नाम भी बताए थे। एचएमटी का नाम बताया। एचएमटी एक हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी है और उसका केंद्र से भी संबंधित रहता है और वो समय के अनुरूप अगर आप अपने आप को मॉडर्नाइजेशन उसका नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं होता है तो नहीं होता है। ये कांग्रेस की थी, कांग्रेस के टाइम पर कंपनी जो है कांग्रेस के टाइम पर है, ये 2016 में इसकी फैक्ट्री शटडाउन हुई है। कांग्रेस वो प्रोसेस पहले हो चुका था, प्रोसेस कांग्रेस के समय से हो चुका था। सुंदरयाल जी, अगर आपने वो फैक्ट्री देखी होगी मैडम, तो वो फैक्ट्री बहुत पहले खंडर में तब्दील हो गई पहले हो थी। गया, वहाँ का कांग्रेस जो के टाइम एरिया से था तो वो जानकारी खंडर थोड़ा में लेके पहले से आई तब्दील हो गया है, तो आप जानकारी उसकी लेके आई है। नहीं देखिए तो आप चला सकते थे, नहीं ये आप दोनों की चलाएंगे responsibility उसको चलाया जाएगा, उसको भी शामिल किया गया कि उसको कैसे किस उसमें यूज किया जा सकता है। उसके फ्लैट इतने आपने बनाए, उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उससे सरकार उस पर विचार कर रही है। और दूसरी जहां पर है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी उद्योगपतियों का आना पहले सबसे जरूरी होता है। हम तो नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उद्योग धंधे ही नहीं होंगे तो कहां पर होगा। जब उद्योग धंधे आप लाना चाहेंगे तो सबसे पहले उनको फैसिलिटी दी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो हमारी सरकार ने आप देखें कि राजधानी क्षेत्र से आज देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने जा रही है। आप ट्रांसपोर्टेशन के सबसे पहले जरूरी होता है। अगर कहीं ट्रांसपोर्ट, आज 4 धाम यात्रा के जरिए हम उत्तरकाशी से भी सामान मंगा सकते हैं, चमोली से सामान मंगा सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच रहा है, तो जब तक ये सुविधाएं नहीं होंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक सेटअप नहीं होगा तो आप उद्योग धंधे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी, पिरसाली जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आप उद्योग करने वाले नहीं, उद्योग देने वाले बनिए, यानी कि नौकरी देने वाले बनिए। और यहाँ के युवाएं जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, ऐसे ऐसी ई कॉमर्स साइट्स लोगों ने खोली हैं जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, यहाँ के युवा उस पर काम करते हैं। तो क्या उस पर फोकस नहीं होना चाहिए? बड़े उद्योग अपनी जगह हैं, लेकिन जो कोर है इस उत्तराखंड का, उस पर फोकस नहीं होना? उस पर फोकस किया है तभी तो ये डेवलप हुआ है। जब डिजिटल
इंडिया की बात आई तभी तो ये प्रमोट हो पाया। आज हमारे किसान आज भी हर एक प्रत्येक जिले से आज हिमाचल में गए हैं, वहां देख रहे हैं उसकी कृषि कैसे होती है, अलग विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, सरकार उनको लेके जा रही है, जो आईटी से संबंधित है उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है, तो कहीं से तो प्रमोट होगा ना। अब प्लेटफॉर्म बनाना होता है सबसे पहले। मैंने कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे। जब डिजिटल इंडिया की मुहिम चली, मिशन चला, तो हमारे पास नेटवर्क बढ़ा, हमारे पास वो सारी सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनी, तो आज हमारे युवा यूट्यूबर भी हैं, हमारे युवा आज ई कॉमर्स का बिजनेस आगे कर रहे हैं, हमारे युवा आज घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। देखिए ई कॉमर्स वो अपने आप कर रहे हैं, अब वो यूट्यूबर वो अपने आप बन रहे हैं। एमएसएमई कंपनियां बंद हो रही हैं, अगर इंटरनेट टावर ही नहीं होंगे तो कहां से होगा। आप चमोली में बैठे, अगर इंटरनेट टावर नहीं वहां पर नहीं दिया जाएगा, कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी तो कैसे काम होगा। सरकार का काम था, तो दिया ना, मैं बता रहा हूँ। आप ये मानेंगे जियो के आने के बाद से आप मानेंगे यूथ ज्यादा एक्टिवेट हुआ है। जियो सरकारी फर्म नहीं है सर, जियो प्राइवेट है, लेकिन जियो के आने के बाद से जियो ने जब अपनी इंटरनेट, ठीक है एक मिनट, कोई भी कंपनी कैसे स्थापित होती है। आज जितनी कंपनियां धामी जी यहाँ पर लाएंगे क्या सारी सरकारी हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उद्योग धंधे वही करते हैं, लोग करते हैं। आज आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग उद्योग लगाएं, दूसरे तरफ बोल रहे हैं आप सरकार उद्योग लगाए, तो कौन लगाएगा। लोगों को ही लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा। सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, सरकार आपको लैंड देगी, सरकार आपको रोड देगी, सरकार आपको बिजली देगी, सरकार आपको बिल्कुल करेक्ट। यही तो प्रमोट हो रहा है। आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है क्या है, यही तो चीज है कि हम नौकरी वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है, मैं बता रहा हूं, मुझे दुनिया के बहुत देश घूमने का मौका मिला, जहां भी हमारे लोगों की धारणा ये रही कि हम नौकरी करके बहुत सेफ रहें, बहुत कम कमाएं। हमने धीरे धीरे इस मिथक को तोड़ा है। बहुत बुद्धिजीवी ने, आज पंचोली जी यहां बैठे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी ने हमेशा ये कहा कि हमें अपना बिजनेस माइंडेड होना है उत्तराखंड को, और आज उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आज हमारे लोग बिजनेस माइंडेड हैं। आज आप देखते हैं जापान में सबसे बड़ी चेन उत्तराखंडी चला रहे हैं, चाइना में उनकी रेस्टोरेंट की चेन है, अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के उद्योगपतियों का नाम आ रहा है। और आप देखते हैं हर वीकली किसी न किसी का इंटरव्यू आता है अलग अलग चैनल पर, तो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड सरकार करेगी। उद्यम खुद करना पड़ेगा हमें, और हम उद्यम से आगे आएंगे। ये हमें अपनी सोच बदलनी है, हम अपनी सोच को बदले बिना, देखिए सोच बदले बिना कुछ नहीं होगा। आप अगर हर बात के लिए ब्लेम सरकार को करेंगे, सरकार इन्वेस्टमेंट ला रही कोशिश की जा रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बड़े उद्योगों को प्रमोट करना अपनी जगह है, लेकिन क्या इस इन्वेस्टर समिट में उन छोटे उद्योगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें इनवाइट नहीं करना चाहिए कि आप आइए और यहाँ पर जो इन्वेस्ट कीजिए? क्या वो इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते? वो भी इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर का ये नहीं कि हजारों करोड़ के इन्वेस्टर, 2 करोड़ का भी होगा, 5 करोड़ का भी। जब एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ साथ 10 और काम निकलते हैं, तो 10 काम हमारे लोगों को मिलेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगेंगी, उसके पार्ट्स बनेंगे। सुंदर जी, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, कांग्रेस ने कहा आपने पहले इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेकर आए, 2018 का क्या हुआ, 2023 में क्या होने वाला है? एक तरफ तो आप लोग सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत जी ये बयान दे देते हैं कि अगर 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड आ गया तो हिमालय भी छोटा पड़ जाएगा। तो आप चाहते क्या हैं? मतलब आप उद्योग भी लाना चाहते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि जमीन भी नहीं है, तो क्या समझा जाए इससे? जो उनके कहने का मतलब है उस पे बात करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं, जनता को सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये सीधे सीधा ख्याली पुलाव नजर आती हैं, क्योंकि इस तरह का इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। भाजपा पहले भी इस तरह से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये जो है ये सारा इन्वेस्टर समिट पहले भी किया था, उसका डेटा आप मुझे बता दीजिए। उसका डेटा जो है क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? ये सिर्फ जो है सैर सपाटा कर रहे हैं, जो ये खर्चा इस पे करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा व्यर्थ जा रहा है, और उस हिसाब से उत्तराखंड को कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पहले भी, क्योंकि इनका हिस्ट्री हम देख रहे हैं, है ना, पहले भी कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, और ऊपर से जो आपके पास है आप उसे संजो के नहीं रख पा रहे हैं। इतना महंगा बिजली है उत्तराखंड में, जो रिसोर्सेज हैं यहाँ के आप कारण पे जाइए ना, यहाँ जो बिजनेस शटडाउन हो रहे हैं उनके कारण पे जाइए, वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होना, जो आपकी सरकार आई उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड को नहीं दिया, नहीं कर पा रहे।
तो जो है कॉस्ट कैसे आती है? कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में जाती है, बहुत सारी मैं चीजें ये होती है। जानना तो चाहती हमारी हूँ सरकार ने सुंदर जी, उसको मैं ठीक सिर्फ करने की इतना कोशिश की। जानना चाहती हूँ कि आपके जो बेंचमार्क मुख्यमंत्री रहे हैं वो हमेशा एनडी तिवारी जी को माना गया है, और उसके बाद शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री है, हरीश रावत जी को भी कहते हैं कि उनका विजन था, उन्होंने किया है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में रखना भी आप लोगों का काम था। आप लोगों को कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आप लोगों को काम करने का मौका मिला, एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को, तो क्या आप दोनों की इक्वल जिम्मेदारी नहीं बनती है जब आपको इक्वल शासन करने का मौका मिला है? तो जी बिल्कुल हमारी इक्वल जिम्मेदारी बनती है, और मुझे लगता है कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे काफी सारे एस्टेब्लिशमेंट्स हुए जो कि बीजेपी कंटिन्यू नहीं कर पाई है। और अभी की जो बात करें तो लंबे समय से, अब जब 7 साल होने को जा रहे हैं, जब 7 साल होने को जा रहे हैं, तो सीधे सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो इतने टाइम में हमें कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिल गई? उत्तराखंड का जो मेन राजस्व है, मेन राजस्व हमारा कहाँ से आ रहा है? हमारा या तो शराब से आ रहा है या फिर उससे आ रहा है, खनन से आ रहा है। लेकिन ये जो दोनों ही जो सोर्सेज हैं हमारे, आप इन पे जाइए। उत्तराखंड को हाईकोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है कि हमें 250 करोड़ का सालाना नुकसान खनन की वजह से हो रहा है, जो हमारे मुख्य सोर्स अभी तक का, जब तक कि आप कुछ नया नहीं कर पाए, अभी तक का जो हमारा मुख्य सोर्स है उसमें आपको 250 करोड़ का नुकसान हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आप जो खनन नीति लेकर आते हैं उसको जो है हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि उसपे जो है उसमें कमियां निकाल ली जाती हैं कि इसका जो है एनवायरमेंटल असेसमेंट के बिना आप जो है आपने जो है क्या कहते हैं टेंडर भी निकाल दिए, उस पे जो है हाई कोर्ट रोक लगाता है। तो ये आपके मुंह पे तमाचा है। ये मतलब क्या उत्तराखंड में इतने समझदार अधिकारी नहीं है, इतने समझदार हमारा शासन प्रशासन नहीं है कि वो ऐसी खनन नीति ला पाए जो कि कांग्रेस के खनन नीति को, कांग्रेस की खनन नीति को सुधारने का कोशिश, जो बीजेपी आपकी चौकट रही है, जो 7 साल आप गिना रहे हैं बीजेपी जो आप अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी को गिनवा रहे हैं, आप गिना रही हैं, उससे पहले कांग्रेस कौन से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ लेकर आई है जो एनडी तिवारी जी के बाद के जो खुद के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं? वो कौन कौन सी कंपनीज है मैम, अगर आप गिनवाएं तो? देखिए ये जो कंपनियां मैंने आपको गिनवाई हैं, चाहे वो सारी कांग्रेस के समय पे आई हुई कंपनियां हैं, चाहे मैं एचपी की बात करूं तो एचपी का बहुत बड़ा प्लांट यहाँ लगा हुआ था। ये जो आपको मैंने जेड्स वेलनेस कंपनी बताई है, ये वाली भी कंपनी आपको कांग्रेस के टाइम पे ही आई थी और इनसे अच्छा खासा रोजगार भी मिल रहा था। और ये चाहे आप सिटकुल पे जाएं, आप सेलाकुई में देखें, जितनी भी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगी हैं मुख्य तौर पर कांग्रेस के समय पर ही लगी हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं थी कभी, आप उसको माने, पॉलिसीज की वजह से, हमारे सरकारों की पॉलिसीज साथ की यूकेडी नेता डॉक्टर पंकज पेनुली भी जुड़ चुके हैं। पेनुली जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आप जिस तरीके से सुन रहे हैं सबको, ये इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हमने बहुत कर ली है, पहले ब्रिटेन जा चुके हैं, उस पर चर्चा हुई, अब अबू धाबी गए, चर्चा हुई, अब चेन्नई की चर्चा हो रही है, लेकिन ओवरऑल चर्चा का क्या विषय यह है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है उससे? सरकारी खर्चे पे सैर सपाटा है और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, क्योंकि हम 2018 में देख चुके हैं जहां पे 1,20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 1,000 करोड़ का एमओयू भी जमीन पे नहीं आया। बनस्पत उसके हमने अपना भू कानून खो दिया। डीएम को इन्होंने इजाजत दे दी कि आप 100 कितनी भी जमीन किसी भी इंडस्ट्री को दे दो। आज अगर आप चेक करने जाओगे 2018 से 2023 हो गया है, जितनी जमीनें अलॉट हुई हैं या जितने भी एमओयूज आए थे, वो एमओयूज तो पहले पूरे कर लो ना। जो जमीनें अलॉट हुई थी उसमें से 10% के ऊपर भी काम जमीन पे धरातल पे कोई काम नहीं निकला। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पे बाहर से आने वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो केवल जमीन खरीद के रख ले रहे हैं, और जो धारा 143 इसमें चेंज हुई थी जिसमें उसका भूमि का अधिकार जो है खुद ब खुद चेंज हो जाता है, उसके वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्डर्स कोई कुछ बना रहा है, कोई होटल बना रहा है, कोई रिसोर्ट्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जिससे क्या है कि यहाँ के लोग जो हैं वो उन्हीं रिसोर्ट्स वगैरह में कोई मतलब उसमें भी ज्यादा वो अपनी भूमि को खो रहे हैं और उसमें भी ज्यादा रोजगार नहीं मिल रहा है। और सिंपल सी चीज है कि जिस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री के नाम पे जमीनें दी जा रही हैं और उनमें रिसोर्ट्स बन रहे हैं। आप बनतारा का रिसोर्ट्स की देख लो, भाजपा के जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से जहां अंकिता भंडारी जैसा कांड हुआ, वो आयुष में आयुर्वेद के नाम पे दिया गया रिसोर्ट है, उसका कन्वर्ट करके इन्होंने वो बना दिया।
रिसोर्ट बना दिया और वो आयुर्वेद आयुष के अंडर इंडस्ट्री देने के लिए वो जमीन अलॉट हुई थी। ठीक है, भू कानून इन्होंने हमारा खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे कब्जा करवाने की इनकी जो भाजपा की नीति है और अपने जो करोड़पति उद्योगपति लोगों को जो यहाँ पे बसाने की बात है वो चीज है। अब दूसरी चीज अब आए कि इन्वेस्टर समिट धामी जी जा रहे हैं, कर रहे हैं, ये है वो है, भाजपा ये करेगी वो करेगी। राजनाथ सिंह ने बयान दिया था श्रीनगर में कि हम एक मुख्यमंत्री बदले 5 मुख्यमंत्री बदले, हमारी पॉलिसी सेम रहती है। तो भैया पहले धामी जी को चाहिए कि 1,20,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए थे उनको बुलाएं और बिठाएं कि भैया तुमने 5-5 साल से या 7-7 साल से या जमीनें जो तुम लेके रखे हो उसमें तुमने करा क्या। और दूसरी बात, क्या इनका भाजपा कांग्रेस केवल ये हरिद्वार देहरादून और उधम सिंह नगर में विकास करेगा क्या? पहाड़ के लिए कब बनाओगे नीति? पहाड़ सेंट्रिक इंडस्ट्रियों को कब लाओगे? पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। पलायन आयोग की खुद की रिपोर्ट है कि 2018 से और 22 के बीच में 30% पलायन बढ़ा है, जितना पलायन की दर थी। रिवर्स पलायन की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है कि पहाड़ सेंट्रिक जब तक आप इंडस्ट्रीज को नहीं लगाओगे, पहाड़ सेंट्रिक जब तक आप चीजों को नहीं करोगे, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑर्चिड है, चाहे वो इस तरीके की चीजों को अगर आप नहीं लेके आओगे, तब तक ये सब जो है जुमलेबाजी है। आप तीन जिलों में अगर आप विकास करोगे, ऊपर के 10 जिलों को आप छोड़ दोगे, तो किस तरीके का विकास, किस तरीके की ग्रोथ, किस लिए ये उत्तराखंड राज्य लिया था? मेन चीज यही थी, हमारा पलायन और हमारी संस्कृति खत्म हो रही थी, इसलिए हम यूपी से लड़े। आज भी विकास अगर केवल इन 3 जिलों में होना है, पहाड़ सेंट्रिक एक भी चीज नहीं है। आपको बता दूं, टूरिज्म के 119 एमओयू साइन हुए थे 2018 में और 12 या 15,000 करोड़ के। अगर उनमें से 19 भी एमओयू जमीन पे उतर जाते तो आज पहाड़ों में बहुत सारे रोजगार होते। वैसे ही आयुष एंड वेलनेस में 18 एमओयू साइन हुए थे जो हमारी लोकेशंस हैं उनके हिसाब से। 17 एमओयू साइन हुए थे आपके हेल्थ इंडस्ट्री के। कौन सा बड़ा हेल्थ का यहाँ पे वो आ गया, इंडस्ट्री आ गई? देखिए, हम मेडिकल टूरिज्म कर सकते हैं, हम आईटी की कंपनियों को पहाड़ों पे चढ़ा सकते हैं, हम ऑर्गेनिक में आगे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं, हमारा मिलेट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे क्राफ्ट को हम बढ़ावा दे सकते हैं पहाड़ों में। लेकिन इसके सेंट्रिक कोई इंडस्ट्री लाने का विचार तो करे। ठीक है पंचोली जी, यहाँ पर जब उद्यान की बात, हॉर्टिकल्चर की बात हो ही रही है, तो आजकल उद्यान विभाग जो है बहुत चर्चाओं में इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट से जो है एक बार फिर फटकार लग गई, पूर्व निदेशक पर तलवार लटक गई और जिन्होंने याचिका दायर की थी उनका कहना है कि निदेशालय जो है वो रानीखेत में है, अधिकारी सारे देहरादून में बैठे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं। तो सर, पहाड़ पे तो खुद अधिकारी नहीं चढ़ना चाहते हैं, तो फिर उद्योग कहाँ से पहुंचेंगे? देखो, सीधा सरल फंडा है। मैं किसी आंकड़े में और किसी नीतिगत मामलों में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। यदि परिवार का मुखिया चाहे कि फलाने ने फलाना काम करना, फलाने ने फलाना काम करना है, और जो परिवार के सदस्य उस काम को अगर नहीं करते तो उस परिवार का सत्यानाश होता है, बेड़ा गर्क होता है। ये सामान्य बात है और एक भावनात्मक बात है ये। तो मेरे कहने मतलब ये है कि पहाड़ में ऑफिसर क्यों नहीं चढ़ते? क्या तनख्वाह नहीं मिल रही क्या इनको? तो और यदि इनको तनख्वाह दे रहे हैं, पगार दी जा रही है, तो जाना चाहिए। और यदि ये नहीं जा रहे हैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुन करके भेजा है, कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं। उनकी गलतियां ही होगी कि वो अपने साथ जो उनके साथ जो लोक सेवक हैं उनसे काम करवाना उनको नहीं आ रहा है। ये सीधा सामने दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात का है कि उद्यानीकरण में जो गड़बड़ी हुई है, न्यायालय को उसमें आगे आना पड़ा, तो न्यायालय ने उसको बता दिया। न्यायालय के कारण से ये भी पता चल गया कि गड़बड़ हुई है। अब सजा जैसे होगी तो हमारे कानूनी प्रोसेस है, वो सजा होगी नहीं होगी, कब होगी वो अलग मामला है। लेकिन उत्तराखंड को यदि उत्तराखंड का भविष्य सुनहरा बनाना है, बहुत अच्छा भविष्य बनाना है, तो जैसे यूकेडी के साथी ने कहा कि यहाँ पे उद्यानीकरण के लिए हमारा रोड मैप होना चाहिए। बिल्कुल। कहने का मतलब ये कि जितने भी निवेश यहाँ उत्तराखंड में लाया जा रहा है उसका कोई रोड मैप हमारे सामने अब तक नहीं आया है। न सरकारों के पास है, न प्रशासन के पास है कि क्या इंटरनल सरकार ने कोई रोड मैप बनाया है, नहीं बनाया। मैं अभी पढ़ रहा था कि हजारों करोड़ के फलाने ने इतना निवेश के लिए इतना एमओयू साइन हो गई है। एक मैं पढ़ रहा था, अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा था कि यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है यहाँ पे
निवेश किया जाएगा। अकादमिक स्तर पे यदि आप यहाँ पे निवेश कर रहे हो जी। तो सरकार क्या कर रही है, और होना भी चाहिए, अकादमिक स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड 2-3 चीज़ों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। एक, यहाँ पे अकादमिक स्तर पे काम होना चाहिए, शिक्षा के अलग अलग द्वार, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आए, क्योंकि यहाँ का शांत वातावरण है। और ये अच्छी बात है कि अगर उस पर कोई निवेश करता है तो ये बड़ी बात है, लेकिन वो निवेश करेगा कैसे और किस तरह से अपने अपने काम को, अकादमिक काम को आगे बढ़ाएगा, पहला। दूसरा, यहाँ पे उद्यानीकरण पे निवेश करने की जरूरत है, लेकिन कैसे निवेश करेंगे, क्या पहले वाले निदेशक के जैसे निवेश कराएंगे कि यहाँ की नर्सरियों से पेड़ नहीं खरीदेंगे, जम्मू कश्मीर से रातों रात खरीदेंगे। कई नर्सरियां ऐसी दिखाई कि गांव में ढांग लगे सेब के पेड़ों की, और वहां नर्सरी नहीं है। अरे पेड़ कहाँ से आए, लोग चौंक गए रात, जब लोग रात सुबह, गांव के लोग सुबह जैसे दरवाजा खोलते हैं, सबसे पहले अपने पशु के पास जाते हैं, और उनके पूरे खेत सेब के पेड़ों से भरे हुए। ये हमारी एक जिले, उत्तरकाशी जिले की कहानी है। ये पेड़ कहाँ से आ गया अचानक, बिल्कुल। तो अगर ये गड़बड़ होती तो ये निवेश ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर्यटन पे निवेश होना चाहिए। आज अगर हम यहाँ 5 स्टार पर्यटन को लाना चाहेंगे तो आप देखो 5 स्टार का कल्चर क्या है, उत्तराखंड का ये कल्चर ने, अगर हम इसको देवभूमि का कहते हैं ना, तो 5 स्टार कल्चर यहाँ ठीक नहीं है। कई मायनों में ठीक नहीं, क्योंकि 5 स्टार कल्चर में सबसे ज्यादा शोषण महिला और बच्चों का होता है। उसकी कई फैक्ट फाइंडिंग हम लोगों के पास है, खबरें बहुत कई बार आती है। और वो 5 स्टार कल्चर के लिए ये है कि जो 5 स्टार होटल्स यहाँ पे बनाएंगे, 5 स्टार जैसी सुविधाएं यहाँ पे अलग अलग छोटे बड़े होटल जो भी बनाएंगे, निवेश करेंगे यहाँ, उनको तो फ्री में मुफ्त में जमीन मिल गई, या कुछ पैसा देंगे, वो थोड़ा बहुत पैसा देंगे, थोड़ा बहुत उनके लिए थोड़ा ही बहुत है। जो 5 स्टार बनाएंगे उसके लिए अगर माना 1 लाख रुपए की उसको जमीन चाहिए, तो उसको 1 लाख में मतलब 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, 80,000 रुपए तो सरकार ने माफ कर दिए हैं। तो उस कल्चर वो यहाँ के लोगों को क्या देगा, कहने का मतलब क्या देगा यहाँ के लोगों को। तो हमारे पहाड़ बहुत सुंदर है, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे, जो सरकार की ये कल्पना है, सरकार काम कर रहे है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। गांव-गांव में होटल्स ये होम स्टे बन रहे हैं, होम स्टे के लिए लोन दिया जा रहा है, बहुत लोग उसको लोन ले रहे हैं, काम शुरू कर दिया युवाओं ने। तो उसको और प्रमोट करने की जरूरत है। वहां पर सुविधा होनी चाहिए पहुंचने की, ताकि जो भी टूरिस्ट आए वो वहां पहुंचे। यहाँ पे धार्मिक और अलग प्रकार का पर्यटन है, दोनों पर नेचर भी यहाँ पर है, तो दोनों तरह के पर्यटन को यहाँ पे सुविधा दी जाए। उस उद्योग के लिए उस तरह के उद्योग, पर्यटन उद्योग यहाँ पे डेवलप किया जाए। लेकिन जो दुनिया भर की लिस्ट यहाँ पे मैंने पढ़ी है ना, वो उत्तराखंड के पर्यावरण पे सूट नहीं है, और कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है। अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक नौजवान मुख्यमंत्री हमारे, और बहुत बहुत दौड़ा भागी कर रहे हैं। इस दौड़ा भागी का फायदा भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता चलाने वाली पार्टी है, और जो दूसरी हमारी विपक्ष पार्टी है, उनको भी इसका फायदा लेना चाहिए, ना कि बार बार विरोध करके। उनको ये एक रोड मैप, जो हमारे विरोधी जितनी भी प्रतिशोध की जो हमारी पार्टी है, उनको बाकायदा एक रोड मैप बनाना चाहिए कि उत्तराखंड में अगर निवेश हो तो इन चीजों पे हो, 1, 2, 3, 4, 5 इन पे निवेश होना चाहिए, ना कि विरोध की राजनीति, बदले की राजनीति अगर इस राज्य में करेंगे। बहुत छोटा राज्य हमारा, यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ नदियां हैं, यहाँ हिमालय है, और बहुत बड़ी चीज नहीं, यहाँ पे जमीन नहीं है ना। जितना निवेश यहाँ पे आ रहा है उसके लिए जमीन कहीं दिख नहीं रही। वो तो एक लाइन सही बोले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कि बहुत ज्यादा निवेश आ रहा है, तो हमें निवेश किस चीज के लिए लाना है ये तय हो जाना चाहिए। बिल्कुल। पिरसाली जी, जमीन की जब बात हो रही है, लैंड बैंक की इससे पहले भी हमने बात की है, 6,000 प्लस एकड़ जो है सिर्फ और सिर्फ उद्योगों के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखे गए हैं, और इसके अलावा जो सरकारी जमीनें हैं जिस पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो भी उद्योगों के लिए साइड में रखी गई हैं। तो इस किस तरीके से इसका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा सर? क्योंकि अगर आप पहाड़ की बात करते हैं तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके तो अभी जमीनों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि चकबंदी हुई नहीं है, चकबंदी की मांग लगातार उठ रही है। तो आखिर आप उद्योगों के लिए कैसे 6,000 करोड़ एक साथ कंसोलिडेट करके रखेंगे? देखिए, उससे पहले आपका मैं सवाल का जवाब दूंगा। 1-2 पॉइंट आए, प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ 5 स्टार पर्यटन कल्चर नहीं चल सकता है। 5 स्टार पर्यटन कल्चर का ये होता है कि दुनिया भर के, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि भी कहलाता है और भौगोलिक संरचना बहुत सुंदर है, प्राकृतिक रूप से हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा प्रदेश मिला है, तो यहाँ सभी लोगों के आने की इच्छा रहती है। अब उसमें अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आदमी जिसका जैसा लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको ऐसी सुविधाएं चाहिए होती है। तो हमारे होम स्टे से लेके 5 स्टार होटल सभी इस राज्य में चाहिए, तो इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से विकसित होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम इन्वेस्टमेंट पर आ रहे थे, पहले यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30 इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई,
2000 से ज्यादा कंप्लायंसेस होते थे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, उनको खत्म करने का काम किया। और सदियों से जो धाराएं चली आ रही थी आजादी के बाद, उन धाराओं को अपराध मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो आज ये कवायद हो रही है, हम यहां तक पहुंचे कि इन्वेस्टर्स आएंगे। उसके बाद आगे का जो विकास होगा उसकी बात हो रही है कि लैंड कहां से होगी। अब लैंड हमारे पास पड़ी हुई है, 6000 एकड़ का लैंड बैंक सरकार ने बनाया हुआ है। रोड मैप की जहां तक बात है कि कहाँ के लिए कैसा है, कहाँ के लिए कैसा है, तो जहां के लिए जैसा है उस हिसाब से प्रयास किया जाए। पहाड़ों के लिए पहाड़ों के हिसाब से प्रयास किया जाएगा। हम हर एक इलाके का सर्वे कर रहे हैं, प्रकृति का सर्वे किया जा रहा है, मिट्टी का सर्वे किया जा रहा है कि किस इलाके में कौन से फल होंगे, कौन से फल पट्टी कहाँ बन सकती है, कौन सा अनाज कहाँ पर उगाया जा सकता है, उसको कैसे उसकी मंडी बनाई जा सकती है, कैसे उसका स्टोरेज किया जा सकता है, उसको बड़ी मंडियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, और उसकी ब्रांडिंग जो सबसे बड़ी है कि उत्तराखंड के उत्पादों की ब्रांडिंग कैसे होगी। इन सब चीजों पर सरकार विचार कर रही है और काफी सारा रोड मैप इसका बन चुका है। और जैसे ही इंडस्ट्री आती है, हैवी इंडस्ट्रीज भी हमें चाहिए। एक हैवी इंडस्ट्री आएगी तो उसके साथ जो छोटे पार्ट्स हैं वो हमारे साथ हमारे लोग बनाएंगे उनको, जिनके पास कम पूंजी है। ज्यादा पैसे वाले लोग, ज्यादा पूंजी वाले लोग बड़े बड़े काम करेंगे। तो किसी चीज की अगर मंडी उत्तराखंड बनती है तो यहीं से सप्लाई होगी। तो हमें अपने मंडी का विकास, चाहे वो औद्योगिक मंडी हो, चाहे वो कृषि मंडी हो, इनका विकास बहुत जरूरी है। इस हिसाब से सरकार सोच रही है। ठीक है पिरसाली जी, आपने ब्रांडिंग की बात की। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि जो यहाँ पर सेब उगता है, हरसिल का सेब बहुत फेमस है, उसको हिमाचल प्रदेश अपनी ब्रांडिंग पे हमेशा बेचता था आगे। क्या उत्तराखंड की ब्रांडिंग आ चुकी है उसमें? मैं यही कह रहा हूँ, पहले होता था लेकिन अब नहीं होगी। अब वो उत्तराखंड के हो चुका है, उस पर काम हो चुका है। उस हरसिल के सेब को, जो लगभग श्रीनगर के सेब के मुकाबले का होता है, बहुत उम्दा किस्म का है, जिसको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी किया जाता है, अमेरिका तक वो सेब जाता है और हमने खाया है बाहर उस क्वालिटी को। तो लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो ब्रांडिंग की कमी थी उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है। चाहे यहाँ का राजमा हो, चाहे यहाँ का सेब हो, अन्य जो चीजें हैं, जड़ी बूटी, सारी चीजों का, उसको पूरा ही उत्तराखंड के अम्ब्रेला के तहत उसको ब्रांडिंग की जाएगी। तब जाके हम उस दिशा में, जो मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि 2025 तक उत्तराखंड इस देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का ये एक पहल है और जिसको हम करके रहेंगे, हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल। सुंदरयाल जी, यहाँ पर प्रेम पंचोली जी ने जो एक बात कही है कि क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों को एक रोड मैप खुद भी बनाना चाहिए और सरकार के सामने पेश करना चाहिए जो आप लोगों के एक्सपेक्टेशन है। क्या विपक्ष इस ओर काम कर रहा है? देखिए, हम लोग इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं और कुछ चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप बात कर रहे हैं इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की, इतने बड़े लैंडस्केप की आप बात कर रहे हैं कि हम उसको दे देंगे इस तरीके से यूज करने के लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारी मिसयूज ऑफ पॉलिसीज ना हो, मिसयूज ऑफ लैंड ना हो, जो कि हो रही थी और भाजपा के राज में कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आप देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, उत्तराखंड का ना सही लेकिन उत्तराखंड में तो दे ही दिया है। हमारे जो यूकेडी के हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने दे ही दिया है कि देखिए, जहां पर अंकिता भंडारी का कांड हुआ है, वहां पर वो जो जमीन थी वो उद्योग के लिए दी गई थी ना, है ना, लेकिन उसका मिसयूज हुआ, वहां रिसोर्ट बन गया। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि अडानी जी को एक लैंड दी गई थी 1 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, 50,000 की वो लैंड थी, है, और उसके बाद उस पे क्या हुआ, सीमेंट की फैक्ट्री के लिए वो लैंड दी गई थी कि कहा गया था बहुत रोजगार इससे मिलेगा, पर वो लैंड अडानी जी ने बेच दी, वो सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लगी। ठीक है, तो इस तरीके के मामले बहुत सामने आते हैं जहां पे की बातें तो कुछ और कही जाती हैं। और जहां तक की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या वाकई में मिलेगा? सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है कि उत्तराखंड के लोगों को आपको रोजगार देना मैंडेटरी होगा, या जो आप सामान खरीदेंगे, जो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो आपको उत्तराखंड के उद्योगों से खरीदना जरूरी होगा? ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ लेबलिंग पहले नहीं होता था आरुषि जी, अब होगा, अब देना होगा, नौकरी देनी होगी। लेकिन जो मेहमान, जो उद्योग यहाँ के, उनको सेट तो करना पड़ेगा, उनको एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा। उद्योग धंधे एस्टेब्लिश होंगे तो चारों तरफ से मल्टीटास्किंग कर रही गवर्नमेंट, मल्टीटास्किंग है इस वक्त, बहुत सारी चीजों पर काम नहीं हो रहा है, दिख रहा है। आप देखो, कल जमरानी बांध जो 1975 से लंबित था मामला, आपके टाइम से हमारी सरकार ने किया उसको, हमारी सरकार नहीं, आप उदाहरण देखिए सामने, जो आदि कैलाश जहां तक कोई प्रधानमंत्री पहुंच नहीं पाए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां तक गए। कल जमरानी बांध का हुआ, केदारनाथ भी गए, क्या कहते हैं, केदारनाथ में चल रहा पुनर्निर्माण, सबसे पहले आपदा आई थी, उसके बाद आप देखते हैं जब जिस टाइम पे आपदा आई थी, राहुल गांधी जी पैदल गए हैं। पर्यटन को पहले बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने
दिया अगर मैं इस बारे में ठीक है, आप लोगों की सरकार है, विकास ही आप लोगों विकास को प्रधानमंत्री कर रहे हो, वहाँ का विकास स्पेसिफिकेशन तो बढ़ाना है। एक मिनट, आप लोग जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसका अपने पॉइंट्स भी सामने रखिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस होती तो क्या रोड मैप होता? कांग्रेस अगर इस तरह का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रही होती तो क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं जाते देश का दौरा करने, लोगों को इन्वाइट करने के लिए? कि आप लोग इतने बड़े स्तर पर मीटिंग्स नहीं कर रहे होते जो आज मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अगर करती इसको तो मेरे ख्याल से ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि जिस तरीके से लैंड आप किसी को दे रहे हैं आप उसे मॉनिटर भी तो करेंगे कि किसको दी है आपने, क्या उसका यूज हुआ है, पास्ट में हमने जो किया है उसका हमें क्या फायदा हुआ है। कांग्रेस का तो विजन ही है, कांग्रेस की तो सोच ही नहीं है, वो आपकी तो सोच ही नहीं है ना, आपकी सोच में ही नहीं है। सबमिट किया, हमने कोशिश की है, हमने कोशिश की है, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, कोशिश से अनुभव होता है। और आप देखना इस बार 2.5 लाख का लक्ष्य पार होगा, 2025 तक उत्तराखंड देश के शीर्ष राज्यों में शुमार होगा। ये मैं आपको चैनल पर बता रहा हूँ, आप कर लीजिए, 2025 में फिर डिबेट होगी। उसका कोई जब रिजल्ट निकल के क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? हर चीज का रिजल्ट आता है। कांग्रेस की नजर में कोई रिजल्ट नहीं है, कांग्रेस की नजर में कोई रिजल्ट नहीं है, कांग्रेस की नजर में नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ नहीं है, कांग्रेस की नजर में यहाँ पर जमरानी बात कुछ नहीं है। कांग्रेस की आप नजर लोग में जिस टूर पे आप लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, हरीश रावत जी ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है कि मुख्यमंत्री देश विदेश का दौरा करें, उनको करना चाहिए, पता लगना चाहिए आसपास क्या हो रहा है, ये उन्होंने खुद माना है। फिर आप लोग क्यों इस पे सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर इससे उत्तराखंड को कोई फायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये पॉलिसीज ऐसी लगी नहीं रही है कि इससे हमें फायदा होता आप सोच को सकारात्मक कीजिए ना, आने तो दीजिए, सबमिट होने दीजिए, उसका परिणाम आने दीजिए। ठीक है, 7 साल में हम देख नहीं पा रहे कोई देखिए, जब प्रधानमंत्री जी दुनिया भर घूमे जा रहे थे, देशों से संबंध बना रहे थे, जब हम बात उस कर वक्त रहे हैं आप ऐसे बोल रहे इन्वेस्टमेंट थे। की, जब हम इतने हजार करोड़ों की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है, उसका टारगेट रखा गया है, हमारे देश का युवा जो है, प्रदेश का खास तौर पर बहुत सारे न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हम कर रहे हैं, क्या सरकार को उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए? जिस तरह बड़े उद्योगपतियों को इनवाइट किया जा रहा है, इन छोटे स्टार्टअप्स को भी इनवाइट करना चाहिए कि आप लोग आइए, कम से कम देखिए तो उस कैलिबर तक पहुंच सकते हैं आप लोग। देखिए दिव्या, सबसे पहले तो मैं प्रेम भाई का जवाब देना चाहूँगा, और इन्होंने बहुत अच्छा वैलिडेटेड पॉइंट उठाया है कि अंध विरोध नहीं होना चाहिए। तो प्रेम भाई, हम अंध विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को केवल रिमाइंड करवा रहे हैं कि मान्यवर, आपने 2018 में एक ऐसी बारात निकाली थी, एक इतना बड़ा इवेंट करा था जिसके अंदर आपने 2,20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट गिनाए थे। तो वो कहाँ है वो दिखा दो, इसलिए आपकी नियत पे हमें शक होता है कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दूसरी बात रही कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज की, तो विपक्ष बीच बीच में देता रहता है। तीसरी बात आपने कही कि इससे रोजगार आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंडस्ट्री आएगी, ये होगा वो होगा। उत्तराखंड के अंदर कानून है, 75% यहाँ के लोगों को रोजगार देना है हैवी इंडस्ट्री के अंदर। और आज मैं आपको बोलता हूं, आप अपना कैमरा लेके, अपने रिपोर्टर को लेके किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, XYZ, आप सैलाकुई चले जाएं, आप हरिद्वार चले जाएं, आप रुद्रपुर चले जाएं, आप सितारगंज चले जाएं, आप बहादुराबाद रुड़की वाली तरफ को चले जाएं, कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में इसका सरेआम वायलेशन हो रहा है, उसके बावजूद वो इंडस्ट्रियां चल रही है। इवन हमारे मुख्यमंत्री ने जो B क्लास की पोस्टें थी इंडस्ट्री के अंदर, जिनको वेटरनरी उत्तराखंड के लोगों को देना था 75%, धाकड़ धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुले मंच से रुद्रपुर में वो जो बाउंडेशन थी उसको वेव ऑफ कर दिया इंडस्ट्रीज के लिए। ये तो सरकार का विजन है। अब बात रही कि सरकार जा रही है, कर रही है, करे, मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का पैसा है, मुख्यमंत्री का काम है, टैक्स हमारे पैसों का है, कोई बात नहीं, जाए, ब्रांडिंग करे, सब कुछ करे, हम मुख्यमंत्री को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, वो 1,20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, उसका तो कुछ जवाब दे दो। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो गिना दो कि कहाँ हुआ। उसके बाद भू कानून इन्होंने हमें बोला था कि बस हमने तो हाई लेवल कमेटी बना दी, जो हो गया 143 भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार को लाओ। लाए सरकार को उत्तराखंड की जनता। उसके बाद कहाँ गया वो भू कानून? फिर कारपेट के नीचे चला गया। उसके बाद हम भूकंप के जोन 5 में रहते हैं जी।
जोन 5 में हमारा स्टेट, और यहाँ पे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे। हैवी इंडस्ट्री कहाँ लगाओगे भैया? आपने एक डैम बनाने की कोशिश करी जोशीमठ में, शंकराचार्य जी की तपोभूमि में, उत्तराखंड का रिलीजियस और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा गढ़, उसकी क्या हालत हो गई है आज। वहां से विस्थापन की, एनटीपीसी की जो योजना थी उसके कारण विस्थापन की सारी बातें हो गई हैं वहां पे। अब इसके अलावा हिलांस का क्या हाल है, आपके कलेक्शन सेंटर्स का क्या हाल है? वो आपका जब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला कि हमें 600 क्विंटल वो झंगोरा दे दो, तो आपकी खाद्यान्न मंत्री, खाद्यान्न सेक्रेटरी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब हम नहीं दे सकते। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मिलेट्स ईयर मनाएंगे। इसलिए हमें प्रेम भाई, इसलिए हमें शक होता है। अब बात रही कि इनको कंस्ट्रक्टिव थॉट दो, तो कंस्ट्रक्टिव थॉट सिंपल सा है। आप जो है मिलेट्स में नंबर 1 हो सकते हैं, आप जो है मेडिकल टूरिज्म में नंबर 1 हो सकते हैं, आप जो है आयुष वेलनेस में नंबर 1 हो सकते हैं। जैसा केरला का मॉडल आप अडेप्ट कर सकते हैं। सारी उसमें सरकार कदम ले तो रही है ना। अरे सरकार सारे उसमें कर रही है। आप गिना रहे हो 600 क्विंटल यहाँ दे दिए, और उसके बाद अगर नहीं आ पाया तो इसका मतलब यहाँ डिमांड है। दिव्या जी, मैं बोलना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता को कि अपने टाइम पे बोले। ये तू मैं वाली बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप अपने टाइम पे बोले, आपके टाइम पे मैं नहीं बोला था। ठीक है, ठीक है। ये तू मैं वाली बहस नहीं है। ये बहुत सवाल तू मैं का नहीं है। आप अपने टाइम पे बोलो ना, उस पॉइंट को अपने टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अपने टाइम पे बोलिए। यहाँ भाषण से नहीं चलेगा, बहुत लंबा चौड़ा वक्त। भाई साहब 1,18,000 का दे दो, 1,18,0000 का लंबा चौड़ा वक्त भी देने से कुछ नहीं होगा पेनल्टी। भाई साहब आप 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बोले तो जो आज डिबेट है वो करो। दिव्या जी, मैं ऐसी असभ्य बहस में नहीं आ सकता। ठीक है डॉक्टर पेनुली जी, जब जिसका टाइम है वो अपने टेन्योर पे बोले, आपको हमने नहीं टोका। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। एक मर्यादा होती है डिबेट की। ठीक है, ये तो डिबेट की मर्यादा बना के रखो। अपने टाइम पे बोलो, कहीं का कहीं अपने टाइम पे बोलो। आप पेनुली जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। कंस्ट्रक्टिव थॉट की बात आई तो हम थॉट दे रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। देखिए दिव्या जी, ऐसे ना आप अगर बीच बीच में ऐसे करते रहेंगे तो ये डिबेट का स्तर नहीं है, ठीक और है, मैं इस आप स्तर अपनी पर बात डिबेट पूरी नहीं कर करें। सकता। पंकज जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। इसमें आईटी आ सकती है, मेडिसिन आ सकता है, और आयुष का वेलनेस सेंटर आ सकता है। जैसे केरला का मॉडल है, केरल का मॉडल है, वहां पे सरकार आयुष वेलनेस को प्रमोट करती है। वहां पे पंचकर्मा चलता है, नेचुरोपैथी चलती है, और हमारे पहाड़ों में ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे ये सारी चीजें स्टैब्लिश हो सकती है। और जो मेडिकल टूरिज्म है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर जिले में मेडिकल कॉलेज, तो आप उस चीज को करिए, इससे यहाँ पे रोजगार आएगा। और दूसरी बात कि अब ये स्थानीय रोजगारों की बात आई ना, तो नर्सिंग में एम्स के अंदर राजस्थान के लग गए 90%, और यहां पे भी उत्तराखंड में भी जो नर्सिंग हेड थे, नर्सिंग कॉलेज के हेड थे, उनके अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, वो आपके चैनल ने भी ब्रेक करा। दूसरी बात, खाद्यान्न की बात हो रही थी, तो हिमाचल से ऐसे अधिकारी को इंपोर्ट करा गया जिसको हिमाचल ने ब्लैकलिस्ट करके भेजा, वो उत्तराखंड के आके खाद्यान्न में बैठ गया। प्रेम भाई को पता होगा। तो ये सारी चीजें जब तक सरकार की नियत नहीं होगी ना काम करने की, काम करने को बहुत सारे हैं, जब नियत नहीं है तो इस तरीके के बहानेबाजी होती है। और भूकंप के जोन 5 में हमें इस जोन सेंट्रिक वो इंडस्ट्रीज की जरूरत है। हम जब तक जोन सेंट्रिक इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे और जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर हम इंडस्ट्री को नहीं इंस्टॉल करेंगे उत्तराखंड के अंदर, तब तक केवल 3 जिलों का विकास करके पहाड़ का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूं इससे पहले जो बात हो रही थी लोकल प्रोडक्शन से अगर परचेज करने वाली बात है बड़ी कंपनियों के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी आबकारी नीति है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर आपको ठेके में शराब खरीदनी है तो यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदिए, लोकल दारू खरीदी जाएगी, लोकल शराब आप खरीदेंगे। लेकिन जब और चीजों में बात आती है तो वो प्रोडक्शन जो है बाहर से खरीदा जाता है, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स कम खरीदे जाते हैं, तो उसको ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। बहरहाल बढ़ती हूँ फाइनल कमेंट की ओर, और आपसे पंचोली जी शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट प्लीज। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छा काम करने की झंडा उठाया हमारे मुख्यमंत्री ने, और ये झंडा तभी जिंदा रहेगा जब ये गारंटी देंगे कि जब यहाँ उद्योग आएंगे तो इन उद्योगों में उत्तराखंड के युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, रोजगार की गारंटी इनको देनी पड़ेगी। और
यहाँ ये भी गारंटी देनी पड़ेगी क्या सभी उद्योग लगाने की क्षमता उत्तराखंड राज्य को है या नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सभी प्रकार के उद्योग यहाँ लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, तो दो तरह के काम सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए। इसका एग्रीमेंट और इसका जो रोड मैप है, जो एक प्रपोजल है, वो जनता के सामने लाना चाहिए कि हम रोजगार की गारंटी देंगे और यहाँ कौन सा उद्योग लगेगा, किसका निवेश करवाना है, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं तो सभी चीज के मास्टर उत्तराखंड नहीं हो सकता है, यहाँ का पर्यावरण कुछ अलग अलग है। ठीक है, सुंदरयाल जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ के जो लोकल एमएसएमईज हैं जो बंद हो रहे के कगार पे जा रहे हैं, उनको आप स्केल अप कीजिए, उनको आप जो है उनमें प्राण फूकने का काम कीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन पर आप रिस्क ले रहे हैं, है ना। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड मत बनिए, है ना, आप एस ऑफ वन बनिए ना। तो आप वो काम कर रहे हैं जहाँ पे जिसमें आपकी कोई मास्टरी नहीं है, जिसमें आपका कोई अनुभव नहीं है, आप सिर्फ जो है एक लुभावना सपना दिखा रहे हैं उत्तराखंड को, जिसमें भी उत्तराखंड को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मिलने क्या वाला है। क्या हमें रोजगार मिल जाएगा, क्या हमें जो है हमारा रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, हमारा क्या हमें मिलेगा क्या। हमारे को तो लग रहा है हमारी जमीन भी चली जाएगी और जमीन का जो है मिसयूज ऑफ लैंड होगा, मिसयूज ऑफ उत्तराखंड की जो रिसोर्सेज होंगी, यहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा। सिर्फ यहाँ पर मुझे लगता है नुकसान हम देख पा रहे हैं। एक मतलब अगर एक मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी का विजन इतना क्लियर नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, पेनुली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए फाइनल कमेंट यही है कि सरकार जोन स्पेसिफिक और सेक्टर फोकस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करे और उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करे। और इसमें जो एनर्जी के सेक्टर हैं, बड़े बांधों के बजाय रनिंग रिवर प्रोजेक्ट्स को लाए, ताकि उत्तराखंड की जो पर्यावरण है, उत्तराखंड का जो एक नेचर ने जो गिफ्ट दिया है, वो उत्तराखंड के साथ रहे और यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। लेकिन इसके साथ ये सुनिश्चित करे कि जो 75% जो हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है वो इंडस्ट्री में भी अप्लाई हो। बिल्कुल। पिरसाली जी, क्या आश्वासन अब दिया जाएगा जो आगे आने वाला वक्त बचा हुआ है प्रमोशन के लिए और रोड शोज के लिए, वो किस तरीके से होगा? जी बहुत अच्छी बात है। मैं अपना फाइनल कमेंट दूं उससे पहले एक बात अभी आपने उद्यान विभाग की थी, तो आज माननीय न्यायालय की खंडपीठ का आज जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि उत्तराखंड की सरकार सुधारात्मक और उपचारात्मक विजन लेकर आगे बढ़ रही है, जो सराहनीय है। तो सरकार की सराहना माननीय उच्च न्यायालय ने भी की है सरकार के इस कदम की। और उसको देखते हुए मैं प्रेम जी ने जो बात कही थी कि रोजगार की गारंटी, और वास्तव में सरकार को रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी और हमारी सरकार देगी उसको, लेकिन हैवी और स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों यहाँ पर चाहिए और दोनों की आवश्यकता उत्तराखंड को है। उत्तराखंड के भौगोलिक परिवेश के हिसाब से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री लगेंगी, इसलिए विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा कि मास्टर ऑफ जैक नहीं हो सकते हैं, तो ये तो प्रदेश है, यहाँ पर तो आपको चहुमुखी विकास चाहिए, तो बहुत मल्टीटास्किंग होना, मल्टी वैरायटीज यहाँ पर आनी चाहिए उद्योग धंधों के, खाली एक उद्योग धंधे से नहीं होगा। तो कृषि हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तन्मयता से काम कर रही है और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए बढ़ रही है और जनता इस बात को जानती है, इसलिए जनता लगातार अपना प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ाए हुए है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि लगातार जो मिशन निवेश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ का निवेश का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। अलग अलग जगह जाकर जो है रोड शोज किए जा रहे हैं, मुलाकातें की जा रही है, निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। अब जो सजेशंस इस डिबेट में निकल कर आए हैं कि एरिया सेंट्रिक यहाँ पर जो है निवेश होना चाहिए, सेक्टर फोकस निवेश होना चाहिए और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और एनवायरनमेंट का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रीज को जब समन्वय लेकर चलेंगे तो ही हम बेहतर विकास कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।